हाँ जी, बाकी लोग कहाँ पे हैं सारे? तैयब, हुसैन, शेर बानो, गर्ल्स कहाँ हैं? जी सर, अभी तक सारे ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी। तो क्लास, बात ये टाइम थोड़ा है, आज ही मैंने कंप्लीट करना है लेक्चर, फिर इस तरीके से हम थोड़ा सा ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने अभी जो लास्ट आपका लेक्चर हुआ था वहाँ मैंने कुछ बातें शुरू की हुई थी, ठीक है? उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। वो आते रहेंगे जब उनको टाइम मिलेगा फिर। अच्छा क्लास, बात हमारी ऐसे हुई थी कि हम बेसिकली थ्योरी पढ़ रहे थे, लैंग्वेजेस थ्योरी हम इसको कहते हैं, ठीक है? इसमें ये था कि हमने दो चीज़ें देखी, एक था पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। और हमने ये कहा था कि आपके पास मटेरियल ऐसा सॉलिड हो, पीरियोडिक टेबल का ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो वो हमारे पास डायमैग्नेटिक का बिहेवियर देता है। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमें पैरामैग्नेटिक का देता है। तो पैरामैग्नेटिक की थ्योरी इसके बाद आएगी। पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डायमैग्नेटिक थ्योरी है, लेंजविन्स थ्योरी की, ठीक हो गया जी? अच्छा, अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपको पता है, तो मैंने कहा कि जी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ पर बनाऊं भी, तो आप देख लेंगे, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी फिर कुछ इस तरह से बनेगी, अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको हम कह देते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है जी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनेगी, आपको ये बात पता है? तो ये इसके करंट की डायरेक्शन है जो क्लॉकवाइज है। इसके करंट की ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसके करंट की डायरेक्शन जो है ना जी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप यहाँ लिख लेंगे कि आई जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये बिहेवियर आपके सामने रखा गया। अच्छा जी। अब बात क्लास ऐसे थी कि हम बेसिकली देख ये रहे थे कि आपको पता है कि जो ऐसे एलिमेंट हों जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इवन में आते हैं, ठीक है? तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने लिखी थी, 1s² 2s², 2p6, 3s2। तो बेसिकली हमने कहा था कि हम देख तो रहे हैं जी उनका आउटर मोस्ट शेल, लेकिन अगर आप ये देखें, अगर हम आउटर मोस्ट शेल का बिहेवियर देख लेते हैं तो ऑब्वियसली हम उनके तमाम शेल्स का बिहेवियर, क्योंकि तमाम के तमाम शेल में इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम तमाम के तमाम शेल्स का बिहेवियर जो है वो हम देख लेंगे, ठीक हो गया? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इवन ऑर्डर में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल को ले लेते थे, ठीक है? तो अब एक इलेक्ट्रॉन है की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, तो स्पिन भी दोनों की हाफ हाफ है। इसकी भी स्पिन हाफ है और इसकी भी स्पिन हाफ है। तो डायरेक्शन का स्पिन दोनों की हाफ है, मगर हाँ इसमें ये ज़रूर है कि एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो उसका साइन, और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया जी?
अब आपको यहाँ पर ये भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमेशा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आपको ये भी पता है कि हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, करंट। तो करंट का जो फ्लो है जो करंट का फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। यही रीज़न है कि इन दोनों की ये डायरेक्शन दोनों की मुख्तलिफ है। ये एक रीज़न आप समझ सकते हैं। अच्छा जी, तो सर लेकिन रियलिटी में तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होती। हाँ, वो लेकिन दो तरह के करंट होते हैं। किसी को याद है? एक होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा कौन सा होता है जी, जी बताओ। सर, दो करंट्स पढ़ते इलेक्ट्रॉनिक हैं, करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में क्या फ़र्क है? एफएससी की बुक में है, चैप्टर 13 में। कन्वेंशन पॉजिटिव की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हाँ, तो फ़र्क तो दोनों में है ना, एक करंट तो ना रहा फिर, ऐसी बात है ना, करंट दो हो गए जी ना। सर। हाँ, तो ये यही मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आपके सामने मिसाल, कि आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट क्यों हुए। और ये बेसिकली हम देख ही रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर देख रहे हैं इन आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि जब सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड को एटम बना रहे हैं, एटम के अंदर क्या है, शेल्स हैं, और शेल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक चेन है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये बिहेवियर आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया। जो ये केस 1 कह लो इसको, और इसको कह लो केस 2। अच्छा, अब ये जो केस 1 है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसमें ऑब्वियसली एक इसके आगे वाली साइड होगी और एक इसकी बैक साइड होगी। यही होता है मैग्नेट में, एक उसकी फ्रंट, देखो ना, मैग्नेट अगर स्ट्रेट ऐसे रख दिया जाए तो ये इसकी फ्रंट साइड होगी और वो उसकी, ये इसकी बैक साइड होगी। तो ऑब्वियसली एक पोल फ्रंट पे आएगा और एक कहाँ पे आएगा, बैक पर आएगा। अब जो केस 1 हम ले रहे हैं तो इसके अंदर ये है कि अपर सरफेस जो है वो तो बिहेव कर रहा है लाइक नॉर्थ। केस 1 को अगर आप देखते हैं तो इसका अपर सरफेस क्या है जी, नॉर्थ के तौर पे बिहेव कर रहा है। और इसकी बैक साइड, इसका लोअर सरफेस, बैक भी कह सकते हैं और इसकी लोअर सरफेस भी कह सकते हैं। तो ये क्या है जी, साउथ है। अच्छा जी, तो ये तो इन दोनों के थे जो हमने आपके सामने मैंने रखे कि इनर और आउटर क्या है। तो बेसिकली जो केस 1 है उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हो रही है इनर टू आउटवर्ड। क्यों हो रही है जी, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सॉलिड पे तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं आउटवर्ड टू इनवर्ड, और आगे से जो फ्लक्स चेंज होकर हमें वैल्यू मिल रही है वो इनर टू आउटवर्ड मिल रही है। इसको भी आगे देखते हैं और मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्लास जो बिहेवियर है ना, मजीद अगर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस तरह की पिक्चर बनती है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन फिर क्या हुई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इनर टू आउटवर्ड। तो अगर आप मैग्नेटिक उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। कैसे बनाएंगे जी, ये हो गया जी, ठीक है। और एम को आप लिख लेते हैं कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे भी शो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो हर तरफ होगा क्योंकि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब आपके पास दो फोर्सेस और आएंगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी और एक मैग्नेटिक फोर्स होगी। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हम लोग कहाँ से देखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से।
जिसको आप FB बोलते हैं। ये मैंने एक दफ़ा पता नहीं, ये बहरहाल FSC की बुक्स खोल लेना यार, उसमें ये बड़ा डिटेल से लिखा हुआ है। फ्लेमिंग्स रूल वहाँ पर भी है। मेरे पास टाइम बचा तो मैं भी आपको नेट में पिक्चर दिखा दूंगा। फ्लेमिंग्स रूल, इसके अंदर हम 3 चीज़ें ऐसे फिंगर को कर्ल कर, किसी को याद है फ्लेमिंग रूल? नहीं, एक थंब होता था, एक फिंगर होती थी, एक यानी एक थंब होता था, ठीक है, एक होती थी आपकी फिंगर कर्ल कर लें, और एक इंडेक्स सीधी। फिंगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब इसकी पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगा। बहरहाल फ्लेमिंग रूल अगर नहीं याद तो FSC की बुक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और एक आपके पास होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या बात हुई, एक तो मैग्नेटाइजेशन होगी, उसकी तो बात खत्म हो गई, वो तो मैंने एरो बना दिया। अब 2 फोर्सेस और हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, और एक आपके पास होगी मैग्नेटिक फोर्स। अभी तक केस 1 की बात चल रही है, केस 2 को मैं भी नहीं छेड़ रहा। केस 2 क्या है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? वो हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपको पता है ये बात, ठीक है। हमेशा कहाँ होगी जी? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो आप उसको भी ड्रा कर सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप इसको ड्रा कर लें, लें जी, इसके आगे आप लिख भी लें कि ये क्या है जी, FE। खैर, ये हो गया जी। अब आपके पास जो बच गई ना, वो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना क्लास, ये कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, जिसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन, आई, सारी चीज़ें निकालते हैं। मुझे टाइम मिला तो मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा दूंगा, हो सकता है क्लियर, अदरवाइज छोटी बुक्स में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो FB की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी इस केस में? FB की डायरेक्शन B इनवर्ड होगी। अगर मैं उसको ड्रा करूं तो मैं उसको ड्रा कर लेता हूं, लेट्स सपोज रेड से, ठीक है। तो ये क्या होगी जी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गई FB। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स जो है अगर मैं निकालूं, अभी तक केस 1 की बात चल रही है, ठीक है। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालूं तो रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली 2 फोर्सेस को मिला के निकलती है, और आपके पास जो 2 फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं? एक FE है, दूसरी क्या है? FB है, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी? F बनाएंगी, ठीक है। अब ये दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, आपके सामने है, देख लें, एक एरो ग्रीन है, एक एरो रेड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो एक किस्म का एम्पलीट्यूड इनका इंक्रीज हो रहा है। तो यही वजह है कि आपको रिजल्टेंट फोर्स पॉजिटिव मिलती है, इसका मतलब है कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं क्लियर तो पूछ सकता है, पूछ लो शाबाश, कोई मसला है तो। एक्सेप्ट FB, मैग्नेटिक फोर्स और ये चीज़ों के अलावा, जो बेसिक चीज़ें उनके अलावा अगर कोई नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं फिगर अगेन आपको दिखा देता हूँ, ये फिगर आपके पास रखी। हाँ जी, एलिजैन, बाकी आबिद अबू यूब, लारेंस, वसीम अफजल, अबू बकर सिद्दीक, अंबर। सर क्लियर है। सर क्लियर। सनाउल्लाह, सर जी क्लियर है। मुशर्रफ सर परवीन। मुझे भी क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, तो खैर जनाब, ये तो अब हमारे पास जो है ना F इंक्रीज कर रहा है इस केस में। तो अब बात ऐसे है कि आपके पास जो सेकंड केस है उसके अंदर F डिक्रीज होगा। वो डिक्रीज क्यों होगा? सेकंड केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। और इसमें होगा क्या कि आपके पास जो अपर फेस होगा, फ्रंट फेस, ठीक है, जो फ्रंट फेस होगा वो तो एक्ट करेगा लाइक साउथ, ऑपोजिट यानी इसके। और जो इसका बैक फेस है
वो क्या काउंट करेगा, वो लाइक नॉर्थ करेगा, यानी इसके ऑपोजिट बिल्कुल। और एक और चीज है इसमें, जब इस तरह की सिचुएशन आई है तो इसकी मैग्नेटाइजेशन जो होगी वो होगी आउटर टू इनवर्ड। अगर आउटर टू इनवर्ड को मैं यहाँ ड्रा करूं तो मैं ब्राउन से ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो आउटवर्ड से इनवर्ड कैसे ड्रा करते हैं, ये ठीक है। ये केस 2 में मैं देखें नीचे एरो बनाया ब्राउन कलर का, ठीक हो गया। और वो क्या थी जो हमारे पास जो हमने केस 1 में ड्रा किया था, उसमें था इनर टू आउटर, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट थी। तो ये देखें मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये देखें, ये साइड पे मैं इसको कर रहा हूँ, इनर टू आउटवर्ड थी, इनर से आउटवर्ड की तरफ। मगर इसमें क्या था, केस 2 में वो इसके ऑपोजिट थी कि इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी वो क्या हो गई थी, आउटर टू इनवर्ट, अब बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह अब इसमें भी दो फोर्सेस होंगी, एक मैग्नेटिक फोर्स एफ बी होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई होगी। तो आपको पता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर मैं ड्रा करूं तो वो तो जनाब वाला मेरे पास ये बन गई, मैंने यहाँ ड्रा किया, लेट्स सपोज इसको, ये लो जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गई। मगर एफ बी इस केस में क्या, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ही चेंज होगी तो एफ बी क्या होगा, वो चेंज हो जाएगी। और इसमें जो केस 1 में इनवर्ट थी तो इसमें क्या होगी जी, आउटवर्ड हो जाएगी। एफ बी की बात हो रही है, जब इसके अंदर होगी तो वो ऐसे बन जाएगी। तो ये एफ बी था, ये एफ ई था। हाँ जी ठीक है ना, क्योंकि ऑपोजिट हो गए दोनों। जब दो सर्कल आपके सामने, दो शेल नजर आ रहे हैं, दोनों शेल का बिहेवियर ही डिफरेंट है, एक में जो कुछ बात हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे में क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से फिर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हुई है। लेकिन एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो मैं सर्कल करने लगा हूँ रेड से, ये नहीं, क्योंकि इसमें हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो देखें ये मैंने नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाई है। हाँ जी, केस 2 क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, केस 2 में मेरे पास जो फोर्स बनेगी ना, अब वो दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। और जब वो दोनों फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो क्लास उनका मैग्नीट्यूड केस 2 में कैसा बनेगा, अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ। ओहो, एक तो यार ये तो केस 2 में अगर आप देखें तो क्या होगा, केस 2 में दोनों मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो केस 2 में आपके पास जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो एफ ई माइनस एफ बी बनेगी। और रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी, और जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने से आपके पास वैल्यू जो है करंट की वो डिक्रीज होगी। और आपको पता है कि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक मूवमेंट के, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम होगा। क्या स्टोरी बताई मैंने अभी, आप देख सकते हैं, देखें सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एटम है, एटम के अंदर शेल्स हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आपने अच्छा एक और चीज़ यहाँ याद रखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, नॉन मैग्नेटिक मूवमेंट। मगर जब आप इसमें एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो होता ये है कि एक्सटर्नल फील्ड बेसिकली आप एक जोर दे रहे हैं, एक फोर्स दे रहे हैं, उसको मजबूर कर रहे हैं कि भाई कोई ना कोई रिस्पॉन्स दो। खैर, जब आप उसको एक्सटर्नल फील्ड है ना देते, तो इस तरह के क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं
और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटर मोस्ट शेल में है, और आउटर मोस्ट शेल किसका है जी, एटम का है। जब आपने उनको एक्सटर्नल फील्ड दी तो हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन की एक पहले था जब आप सिंपल बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है एट रेस्ट, मगर जब आपने फील्ड दी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था और इसकी मूवमेंट की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा था, और जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा था वो बेसिकली तो लाइक एक क्या हुआ जी, एक मैग्नेट हुआ। मतलब ये कि वो शेल लाइक अ मैग्नेट वर्कआउट करने लग गया, और जब आपके पास वो लाइक अ मैग्नेट वर्कआउट कर रहा है तो इसका मतलब ये लाइक अ डाइपोल है। तो डाइपोल हमेशा, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, 2 पोल, क्योंकि अगर मैग्नेट को यहाँ ड्रा करें तो आप देख सकते हैं ये एक नॉर्थ होगा और दूसरा साउथ होगा। तो ये 2 पोल की वजह से यहाँ पर क्या है जी, एक लाइक का मैग्नेट जनरेशन होगी, एक पोल जनरेट नहीं होगा। तो खैर आपको शायद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में आपने पढ़ा हो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रिलेशन निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई होती थी, ठीक है, एफसी। सारे इलेक्ट्रॉन तो कभी रेस्ट नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? आपने अभी बोला थे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पहले था, नहीं नहीं फिर जब हमें वो मैग्नेटिक नहीं नहीं वो मैंने बात की है चार्ज की। इस तरह आप देखो ना, डायनामिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट को आप क्या कहते हैं, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक। रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर ये था चैप्टर 4 तक। अब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कब ऐड होता है, मैग्नेटोस्टैटिक से। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो इन दोनों में फिर क्या फर्क है, क्यों अली जैन समझ गए नहीं सर मूवमेंट का। बात, समझ रहे नहीं समझ रहे? ये सर जी सर लग गई है समझ। अब क्लियर है बात, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ना वो हमेशा आती तब है जब मोशन हो, एट रेस्ट पे वो बात नहीं करती, ठीक है। हाँ जी अली जैन, बात की हुई नहीं हुई? जी सर क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब जनाब वाला हमारे पास क्या है, ये 2 तरह के बिहेवियर, 2 तरह की फोर्सेस क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन डिफरेंट थी, एक में एंटी क्लॉकवाइज था, दूसरे में वो क्लॉकवाइज था, ठीक है जी। ये चीज़ जो थी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है जी, अगर आप गौर से देखें तो मैंने बात लास्ट में ये की थी कि रिजल्टेंट फोर्स एक में डिक्रीज हो रही है, एक में इंक्रीज हो रही है। रिजल्टेंट फोर्स एफ जो है वो एक में जिसमें हो रही है इंक्रीज, वो केस 1 था, और केस 1 कौन सा था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मोशन थी वो हमारे पास थी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो केस 2 है जिसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास डिक्रीज हो रही है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की मोशन थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, ठीक है। और अब होगा क्या कि जब रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली आपके पास जब रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज होगी, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास बेसिकली हो क्या रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किसकी जी, इलेक्ट्रॉन की। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो बेसिकली करंट इंक्रीज हो रहा है। जब करंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मूवमेंट के, ठीक है। तो ये आपने रिलेशन पढ़ा ना पहले लेक्चर में, मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम लिखा था। तो इस तरह से ये सारा का सारा एक बॉन्डिंग लिंक्ड है। एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर हम बात भी ये करेंगे 1 मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इंक्रीज होगा तो अदर क्या है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको रिजल्टेंट फोर्स वैसे निकालते भी आपको पता है कैसे हैं हम, एम प्लस डेल एम। ये किसके लिए लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं केस 1 के लिए, क्योंकि उसमें इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है जी, रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, दरमियान में अब माइनस आया, और दूसरी फोर्स जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, एम प्लस डेल एम, इसको कैपिटल में लिखो। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और टोटल चेन कितनी आ गई जी, 2 डेल एम।
हाँ जी, ठीक है, बात समझे नहीं समझे? एक में क्या हुआ था, इंक्रीज, ये जो पॉजिटिव हुआ है ना, ये नेट फोर्स की वजह से हुआ है। दो फोर्सेस के नेट निकालने, ये वाला, ये किसकी वजह से हुआ है? इस माइनस की वजह से। तो ये माइनस एम एम कैंसिल हो गए और डेल एम आ गया, तो मतलब ये कि चेंज इन टाइप मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, अब होता क्या है, देखो बात ऐसे है कि आप जब किसी पे मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड पे अप्लाई करते हैं तो आप इन जी डायरेक्शन करते हैं, लाइक अ परपेंडिकुलर। तो आप किस तरह से कर रहे हैं? आप कर रहे हैं आउटवर्ड टू इनवर्ड, उसको दे रहे हैं ना, फोर्स दे रहे हैं। और उसमें जो चेंज आ रहा है, वो चेंज कैसे आ रहा है? चेंज आ रहा है उसमें हमेशा इन अपोजिट डायरेक्शन। आप कैसे दे रहे हैं? आउटवर्ड टू इनवर्ड, और चेंज जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इनवर्ड टू आउटवर्ड कर रहा है। और जब आप वन इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं कि एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली फिर हम पहले देखते क्या है जी, वन इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं जी, आप कहते हैं जी वन नहीं, वन, अब वन इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर लिया, फिर आप कहते हैं नहीं जी मैनी इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। फिर आप क्या करते हैं जी, आप एक पूरा एक सॉलिड का, पूरे एज अ होल सॉलिड की बात करते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट नहीं होती। आपको पता है कि मटेरियल किसी एक यूनिट से मिल के नहीं बनता। तो खैर, अब इसमें क्या है, अभी आप वन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एटम का सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन आप बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आपने कहा कि जी, क्योंकि एटम के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। आप अभी क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। वन इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया, ठीक है। तो आप खुद कह रहे हैं नाउ, आप यहाँ लिख सकते हैं आई टेक वन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। और साथ अब आप ये कर रहे हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, किस पे अप्लाई कर रहे हैं जी? उस इलेक्ट्रॉन पे। सॉलिड स्टेट थोड़ी सी ना एसएसपी थोड़ी टफ है, 2 1 से ज़्यादा ना, तो परेशान नहीं होना। अगर आपकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स क्लियर है, तो ये भी क्लियर होगी, ये मैं आपको बता दूं। अगर वहाँ थोड़े से वीक है ना, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा। इसमें आपने देखा होगा एसएसपी 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी आ रही है, क्वांटम मैकेनिक्स भी आ रही है। क्यों जी वसीम अफजल, वकास, आप सोच रहे हैं ना, थोड़ा आइडिया ले रहे हैं ना? जी जी सर, सर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ऐसे ही पे। है। ये अगर सही तरह पढ़ी जाए ना, तो ये थोड़ी सी टफ हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी, ये सारी चीज़ों का टच आ जाता है। तो इस सर लेकिन मुझे ये इजी लग रही है सॉलिड स्टेट 1 से भी। नहीं, वो असल में सॉलिड स्टेट 1 में तो हम प्योर सॉलिड में आ जाते हैं ना, वहाँ असल में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है, जो बात हम करते हैं, वो फिर मुख्तलिफ कंसेप्ट ऐड हो जाते हैं, जिसमें आप एटम के साथ, क्योंकि आप फिर उसमें सॉलिड के अंदर तक इतना ज़्यादा नहीं जाते। आप एसएसपी 2 में आप सॉलिड के अंदर तक चले जाते हैं कि भाई वन एटम है, कितने यूनिट्स हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करने लगते हैं, तो बेसिकली आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में ऐड हो गए हैं, ये थोड़ा सा है। अच्छा, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा जी वन इलेक्ट्रॉन मैंने लिया एटम का, और बेसिकली ये हम देखने ये जा रहे हैं कि आपके पास लेस देन वन होती है रिलेटिव परमिटिविटी, किसमें जी? डायामैग्नेटिक में। तो हाउ, वो तो एक याद करने वाली बात थी, आप याद कर लो, आइडिया लगा लो, याद इंग्लिश की तरह उसको याद कर लो। हाँ जी, वन किस में होगी? क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, एक होती पैरा, दूसरा डाया, तीसरा फेरो। वन किस में होगी, टू किस में, ये आपने याद कर लिया। लेकिन इसमें कुछ इस तरह से है कि वो फिर आपको प्रूव भी करना है कि हाउ इज इट पॉसिबल, लेस देन वन है तो कैसे वो लेस देन वन है। इसकी थ्योरी जो लेस देन वन वाली जो है जी, वो हमें जिसने दी है, वो है जी ये साइंटिस्ट, लैंग्वेज थ्योरी, इसके हम इसको लैंग्वेज का नाम दिया गया है। तो खैर, अब बी अप्लाई आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी वन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और आप बी भी अप्लाई कर रहे हैं, और बी आप वेरी करवा रहे हैं। बी आप क्या करवा रहे हैं जी? वेरी करवा रहे हैं। किस पे वेरी करवा रहे हैं जी? वन इलेक्ट्रॉन पे। और किस तरह वेरी करवा रहे हैं? आप वेरी भी करवा रहे हैं 0 से बी, इस तरह से वेरी करवा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास इसमें है क्या, आपको पता है कि जब आप बी को वेरी करवाएंगे तो
नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है, ये माइंड में रखना है कि बी कांस्टेंट नहीं है, आप वेरी कर रहे हैं 0 से बी, और किस पे लगा रहे हैं जी, 1 इलेक्ट्रॉन पे। आप कंसिडर कर रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं पहले ले रहा हूँ, ठीक है। अब v चेंज होगी तो करंट चेंज होगा, और जब करंट चेंज होगा, v क्या है, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी चेंज होगी तो करंट चेंज होगा, और जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी चेंज होगा। कैसे लिंक बॉन्ड है, v फिर करंट फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, इस तरह से बॉन्डिंग है, लिंक्ड हुए हैं। अब आपको पता है कि B, ये रिलेशन मैंने मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ा हुआ है, B फाई डिवाइडेड बाय A, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं फाई इज इक्वल टू B डॉट A। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, चेंज इन फ्लक्स टोटल एरिया। B इसमें क्या है जी, अप्लाइड, फिर जब आपने B अप्लाई की तो एक करंट का लूप बना, अगेन B आपने अप्लाई की, करंट लूप बना, ठीक है। करंट लूप बनने के बाद अगला स्टेप क्या हुआ, उसने लाइक बिहेव एज मैग्नेट किया, और फिर क्या हुआ जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एमिट हुई। ठीक है, ये 3 चीजें। तो बेसिकली उसमें चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हुआ है, चेंज इन फ्लक्स की सूरत में आप कह सकते हैं। और आपको पता है कि जब इस किस्म की सूरत हाल हो, चेंज इन फ्लक्स वाली, तो एक अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एक और फोर्स क्रिएट हो जाती है जो उस चेंज को रोकती है, पता है ना जी। यस सर, यस सर, अपोज करती है जो इस चेंज ओपोज, को। जो कहता है भाई आप चेंज ना करें, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो आप चेन लेके आ रहे हैं, आप आराम से बैठे रहें, आप ये काम ना करें, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, फिर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ oppose द चेंज। ठीक है जी। और ये जो अपोज द चेंज होगा, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं जी, ईएमएफ। इसको आप लिख लेते हैं कि भाई ये ईएमएफ है, oppose द सिस्टम। इस सिस्टम को अपोज करेगा कि भाई आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ना लाएं, या आप कह लें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ का फार्मूला भी अगर आपको शायद याद हो, हम इस तरह से लिखते थे, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस टी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, और ये माइनस का साइन भी ये जाहिर करता है कि चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोज करेगी, ठीक है जी। यस सर। तो आगे जब हम आते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, माइनस ए डी फाई डी बी डिवाइडेड बाय डी टी, और यहाँ हम लिखते हैं माइनस ए, बल्कि हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर डी बी डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। और ईएमएफ को बेसिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। हाफिज अबू यूब नहीं आए मेरा ख्याल आज, उसको हम क्या कहते हैं जी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये भी आपको पता है। और ये कैसे किस तरह होता है जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्ट होगी उस वन इलेक्ट्रॉन में इन ओपोजिट डायरेक्शन। अगर इसकी डायग्राम बनाई जाए ना, तो इस तरह से बनेगी, देखें, न्यूक्लियस,
1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जी, ये बना लिया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व इस डायरेक्शन में कर रहा है तो देयर इज एन आल्सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लेट्स सपोज ये है जी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की मैंने डायग्राम बनाई कि जो हम ले रहे हैं ना कि भाई हम एटम में 1 ही इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ बातें लिखी हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्ट्स होगी 1 इलेक्ट्रॉन पे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। किसकी? इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको मेजर कैसे करते थे अगर आपको याद हो, E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय डी लिखते थे। अब V क्या है जी इसमें और D क्या है जी इसमें, ठीक है। इसको हम दोनों को E जो हमने पहले निकाला हुआ है उसके इक्वल कर दो। E हमने पहले क्या निकाला है जी, माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी डिवाइडेड बाय डी टी, और नीचे क्या आएगा जी 2 पाई आर। यहाँ से ये आर आर से कैंसिल हो गया और E की जो वैल्यू है वो बनी माइनस आर डिवाइडेड बाय 2 डी बी डिवाइडेड बाय डी टी। ये जो है ना जी आपके पास वो फील्ड की वैल्यू निकाली है जो 1 इलेक्ट्रॉन एटम पे लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्ट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी क्लास, यहाँ तक बात नहीं क्लियर तो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, कोई लेक्चर ज़्यादा है और फिर क्विज भी है और बड़ी अजीब सूरत हाल है इस टाइम। कोर्स में मेरा दिल है पूरी आउटलाइन कवर कर रहा हूँ। पहले जो तुम्हारा लॉस हुआ है, जो तुम क्वांटम पढ़ते रहो, वो मेरा दिल है वो उसको किस तरीके से ना रिमूव किया जाए। यहाँ तक क्लियर नहीं है तो पूछ लो। अब जाहिर सी बात है बोर्ड वाली बात तो नहीं हो सकती ना, लेकिन फिर भी नहीं क्लियर तो मैं आगे नहीं चलूंगा। शाबाश बोलो। जी सर क्लियर है। बाकी क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, ये ई निकल आई। अब हम सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं, और ये आपको पता है क्योंकि हमने नाम ही रख दिया क्लासिकल थ्योरी। अगर आप टॉपिक का नाम देखें तो क्लासिकल थ्योरी है। यहाँ से आप A इज इक्वल टू एफ एम कर लेते हैं, और आपको पता है A को हम ये भी लिखते हैं डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वी, अगेन अगर मैं यहाँ आऊँ तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। लेक्चर असल में ये सेशन होने वाला है, मैं अगला सेशन ज्वाइन करता हूँ तो फिर आप उसमें देख